और गड़बड़ हो गया। चलो तो ये हो गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे हमने क्या बताया कि इसमें विशेष बहुमत दो पर अनुच्छेद 368 खंड 2 में संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहली प्रक्रिया बता दिए कि जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको पारित कैसे होना चाहिए? संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत बता दिए कि विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ कि संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से उसको पारित होना चाहिए। संविधान के जो जितने भी अधिकतर उपबंध हैं वो इसी विशेष बहुमत से पारित होते हैं। साथ ही हमने ये भी बताया कि कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जिसके लिए क्या करना है, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ में और क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य विधानमंडलों का क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन भी होना चाहिए। संविधान के कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जिसमें कि संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत के अलावा 50% राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन भी होना आवश्यक है, तभी उन अनुच्छेदों में संशोधन संसद कर सकती है। तो ऐसे उपबंध कौन कौन से हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 और 55, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई संशोधन करना है संसद को, तो उसको पारित कैसे होना चाहिए, संसद के विशेष बहुमत से और साथ ही साथ 50% राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से, है ना। वह विधेयक पारित होगा तभी जाकर के क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध में संशोधन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये हो गया। फिर इसके बाद जो दूसरा उपबंध है, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ तथा राज्य की क्या है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्य विधानसभा में, ठीक है। और वह अपना प्रयोग कैसे करता है, या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक है। अनुच्छेद 73 और 162, अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और अनुच्छेद 162 है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो अनुच्छेद 73 और 162 में यदि संशोधन करना होगा तब कैसे होगा, संसद के विशेष बहुमत से और साथ ही साथ 50% राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से, ठीक। फिर है संघ तथा राज्य की न्यायपालिका। तीसरा क्या है, संघ तथा राज्य की न्यायपालिका, मतलब कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंध में जो भी उपबंध संविधान में दिए गए हैं उनमें से किसी भी उपबंध में यदि संशोधन करना होगा तो वह संशोधन कैसे होगा, विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य विधानमंडल की सहमति, ठीक है, या अनुसमर्थन। चौथा क्या है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। संघ और राज्यों के बीच क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। इसका अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद ये वाला 124 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का 147 तक है, वह अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 और साथ में अनुच्छेद 241, ठीक है। ये अनुच्छेद 124 से 147 संघ की न्यायपालिका मतलब उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 और 241 जो है वह उच्च न्यायालय के संबंध में बंद करती है। तो इन अनुच्छेदों में संशोधन करना हो, चाहे संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255, इससे अनुच्छेद
255। फिर इसके बाद क्या है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, ठीक है। अनुसूची 4, कौन सी अनुसूची है? ठीक है, अनुसूची 4। फिर इसके बाद क्या है, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, 3 सूची है। 7वीं अनुसूची में कितना सूची दी गई? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यदि उन सूचियों में जो भी विषय है उसमें यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना है संसद को, तो उसके लिए क्या करना होगा? विशेष बहुमत से वह संशोधन पारित होना चाहिए और साथ ही साथ उसके लिए 50% राज्य विधानमंडलों की अनुमति भी होनी या उनका अनुसमर्थन होना भी आवश्यक है। ठीक, अब देख लो 7वां, स्वयं अनुच्छेद 368 के उपबंधों में, ठीक है। स्वयं अनुच्छेद 368 के उपबंधों में, तब संविधान में ये जो उपबंध दिए गए हैं 7, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ तथा राज्य की न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में या स्वयं अनुच्छेद 368 में, इनमें यदि किसी भी प्रकार का संशोधन संसद को करने की आवश्यकता पड़ती है तब वह संशोधन कैसे पारित होना चाहिए? इसमें जो संशोधन होगा, संशोधन कैसे होगा? संशोधन होगा कैसे? विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य विधान मंडल का अनुसमर्थन, ठीक है, ठीक है ना। इसमें इन उपबंधों में जो संशोधन होगा वह कैसे होगा? विशेष बहुमत और प्लस 50% राज्य विधानमंडल का अनुसमर्थन भी चाहिए, तब जाकर के इन उपबंधों में संशोधन संसद कर सकती है। इनको छोड़ करके, इन उपबंधों को छोड़ करके संविधान के किसी भी उपबंध में अभी यदि संशोधन करना पड़ेगा तब क्या होगा? वह केवल विशेष बहुमत से हो सकता है, अन्य के लिए 50% राज्य विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आया ना समझ में कि अन्य इनको छोड़ करके, ये जो उपबंध है इन 7 उपबंधों को छोड़ करके अन्य जो संविधान के उपबंध हैं उनमें संशोधन संसद कैसे कर सकती है? केवल विशेष बहुमत से। अगर यदि इन उपबंधों में संशोधन करना होगा तब विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य का विधानमंडल का अनुसमर्थन भी चाहिए, तब जाकर के इन उपबंधों में संसद संशोधन कर सकती है। इस प्रकार से अनुच्छेद 368 का जो खंड 2 है उसमें जो प्रक्रिया दी गई है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया दी गई है, 2 प्रक्रिया बता दी है। विशेष बहुमत केवल और साथ ही साथ विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य विधानमंडल का अनुसमर्थन। आगे ना समझ में कि कौन से उपबंध है? अधिकतर संविधान के अधिकतर उपबंध, केवल इनको छोड़ करके बाकी सब उपबंध विशेष बहुमत से पारित यदि हो गया तब उसमें संशोधन हो सकता है। और इन जो ये जो उपबंध दिए गए हैं, ये जो 7 उपबंध हैं संविधान के, इसमें जो संशोधन होगा वह विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल का समर्थन से ही होगा। ये है प्रक्रिया। ये किसमें दी गई है? अनुच्छेद 368 के खंड 2 में, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 368 के खंड 3 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 368 के खंड 3 में दिया गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के ऊपर लागू नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 368 के खंड 3 में क्या दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात, ठीक, कि कोई भी बात किस पर? इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए, क्या लिखा है पढ़ो? बस इतना ही लिखा है।
है ना कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। तब इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? मूल अधिकारों के अंतर्गत है ना, मूल अधिकारों के बारे में है, लेकिन मूल अधिकार तो मेन तुम्हारे 14 से शुरू होते हैं ना। तो अनुच्छेद 13 में क्या है? यानी कि उसमें न्यायालय के संशोधन, न्यायालय की जुडिशियल न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें विधि शब्द की परिभाषा भी दी गई है कि न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्येक प्रकार की विधियों का कर सकता है जो कि संसद के द्वारा बनाई गई है, यदि वह मूल अधिकारों का यानी कि उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक। अब उसमें क्या था कि अनुच्छेद 13 क्यों लिखा दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा जो विधि बनी है या जो अधिनियम के अंतर्गत जो विधि बन गई वह अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब जब वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा मतलब कि उसका फिर न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, उसकी संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती। इसका मतलब यही है। अभी इसमें आगे बताएंगे, अभी कई केस बताएंगे इसका ये प्रभाव में है नहीं है क्या है, अभी आगे भी इसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है, संविधान के संशोधन के द्वारा जो विधि बनाई गई है वह उसके अंतर्गत नहीं आएगी। नहीं आएगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान और ये फिर उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय उसका पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। कहाँ करेगा? न्यायिक पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय उन्हीं विधियों की करेगा जो विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दी गई विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है, उसी का तो वो न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा, संवैधानिकता की जांच करेगा। जब वह विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगी तब नहीं ना करेगा। इसीलिए अनुच्छेद 13 में खंड 3 जोड़ा गया, ठीक है। खंड 3 इसीलिए जोड़ा गया कि इसलिए खंड 3 जोड़ करके इसलिए बंद कर दिया गया कि संविधान संशोधन करने के बाद जो विधि बनी है वह धारा 13 के बाद उस पर लागू नहीं होगी, मतलब कि वह विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगी। और जब नहीं आएगी तो उसका प्रभाव यही होगा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि वह विधि क्या करती है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तब उसको उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता ना। असंवैधानिक घोषित तो तब करेगा जब उसकी संवैधानिकता की जांच करेगा। तब जब उसकी संवैधानिकता की जांच ही नहीं कर सकता तब वो असंवैधानिक कैसे घोषित करेगा? इसके लिए आगे फिर हम बताएंगे कि कैसे असंवैधानिक घोषित करेगा, ठीक है। अभी केसेस हैं इसके संबंध में, पहले इसके खंड पढ़ लो। अनुच्छेद 368 का खंड 1, खंड 2, खंड 3 में उपबंध क्या क्या है, उसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हो गया? अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब यही है सीधा सा कि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई जाती है वह विधि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत नहीं आएगी। न आने का प्रभाव यही होगा कि यानी कि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई गई है उसका उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन उसी का करेगा जो विधि अनुच्छेद 13 के विधि शब्द के अंतर्गत आएगी। तो संसद ने क्या किया था? खंड 3 जोड़ करके उसमें क्या किया? उसको संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से निकाल दिया बाहर। नहीं तो वो भी जानती थी कि अगर ऐसा होगा कि वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आएगी विधि शब्द की परिभाषा में, तब न्यायालय क्या कर सकता है? उसका पुनर्विलोकन करके उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा, ठीक। इसीलिए यह उपबंध अनुच्छेद 368 के खंड 3 में किया गया। अब देखो खंड 4 में क्या है? खंड 4 में है अनुच्छेद 368 खंड 4 में क्या है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए किसी भी संशोधन को न्यायालय, भारत में से किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ठीक है। संविधान संशोधन को, ठीक है, जो संविधान संशोधन किया गया है उसको
किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। किसी भी न्यायालय में क्या है, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। प्रश्नगत नहीं किया जाएगा का मतलब कि उसको किसी भी न्यायालय में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि यह जो संविधान संशोधन है वह सही है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, युक्त है कि नहीं है, किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये खंड 4 में उपबंध कर दिया गया। ठीक, ये देखो कब जोड़ा गया, खंड 4 24वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, 21वें अनुच्छेद, और ये सारे खंड 3 वाला देखो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, खंड 3। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 368 और खंड 3 में जो किया गया, इसमें ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और अनुच्छेद 368 में खंड 4 और जो खंड 5 है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी आगे बताएंगे कि क्या यह प्रभाव में है कि नहीं है। ठीक है, अभी ये आगे केस में आएगा। तो अभी फिलहाल ये पढ़ो इसके खंड, जो ये अनुच्छेद 368 खंड 3 24वें संविधान संशोधन द्वारा इस संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई गई है या संविधान संशोधन जो किया गया है उस पर कोई अनुच्छेद 13 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। और खंड 4 में क्या है कि संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, और अनुच्छेद 368 खंड 5 में क्या उपबंध किया गया, 368 खंड 5 में है कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वह अनिर्बंधित है। अनिर्बंधित का मतलब कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वह क्या है, अनिर्बंधित है। संसद की शक्ति अनिर्बंधित है। ठीक है, खंड 5 में बताया गया। इसका मतलब यही है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है वह अनिर्बंधित है, मतलब कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और नहीं लगाया जा सकता है। यह खंड भी जो जोड़ा गया खंड 4 और खंड 5 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और ये जो खंड 3 है ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका जोड़ने का कारण क्या था, कारण अब तुम्हें पता चलेगा केसों के माध्यम से, है ना। ये तो था अभी उपबंध, तो ये जो उपबंध जोड़ा गया इससे यही पता चल रहा है ये जो तीनों उपबंध जोड़े गए यदि ये प्रभाव में रहते तो मतलब कि संसद क्या करती है, अपने मनमाना ढंग से कोई भी संशोधन संविधान में कर देती, और उसको न तो कभी चैलेंज किया जा सकता, न तो वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं, न तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता, न ही कुछ हो सकता, चैलेंज ही नहीं किया जाता, कोई बात ही खत्म, है ना। अपना मनमाना ढंग से संविधान के किसी भी वर्ग में वह संशोधन कर सकती थी। ठीक, तो ये सारे उपबंध हैं। पहले इसको याद रखो, पहले 5 खंड याद रखो। जब अनुच्छेद 368 पूछेगा संविधान का संशोधन तो पहले उपबंध लिखोगी ना, 368 में उपबंध क्या क्या किया गया है, तो उसके बाद केस लिखोगी। ठीक है, अब जो केस बता रहे हैं और जिस क्रम में बताएंगे उसको उसी क्रम में सब लिखना है। ठीक, वो क्रम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो उसी क्रम में तुम्हें याद करनी है और उसी क्रम में एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, तब अच्छा नंबर मिलेगा। और इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर है। तो कैसे लिखोगी, मन तो इसी पर लिखोगी ना। जैसे 368 का खंड 1 है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति है। शक्ति ये तो केवल याद करने के लिए दे दिए ना, शक्ति है तो मतलब कि अब उसमें जो उपबंध लिखा है उसको ना लिखोगी। अनुच्छेद 368 में हमने केवल बता दिया तुम्हें याद रखने के लिए कि यह तुम्हें क्या को याद रहे, लेकिन लिखोगी क्या उसमें जो अनुच्छेद 368 के खंड 1 में लिखा गया है वह लिखोगी ना। तो 5 उपबंध लिखोगी ही कि आधा लिखोगी? सबसे पहले लिखोगी कि क्या लिखोगी सबसे पहले?
कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध को क्या कर सकती है, परिवर्तित और निरसित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। यह शक्ति है, वो शक्ति मिल रही है अनुच्छेद 368 के खंड 1 के द्वारा। फिर है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 खंड 2। तो फिर लिखोगे कि अनुच्छेद 368 खंड 2 में संविधान में संशोधन करने की 2 प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है। पहली क्या है कि संविधान का जो संशोधन है वह संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और वह संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब कि उसके संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और जब वह पारित हो जाएगा तब वह कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष उसको भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर या अपनी अनुमति प्रदान करेगा या अपनी अनुमति देगा। फिर उसके बाद क्या है कि संविधान में कुछ ऐसे भी उपबंध हैं जो कि विशेष बहुमत के अलावा उसके लिए 50% राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना उनके अनुसमर्थन के निर्देशित उपबंधों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर ये पूरा 7 पार्ट लिखोगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ तथा राज्य की न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची में और स्वयं अनुच्छेद 368 के उपबंध में। ये सारे ऐसे उपबंध हैं जिसमें संशोधन करने के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य विधानमंडल का समर्थन भी होना चाहिए, तभी इन उपबंधों में संशोधन हो सकता है। फिर लिखोगे अनुच्छेद 368 का खंड 3, इसमें यह उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात क्या है इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब यही समझो कि वही हम बताए कि क्योंकि उसमें विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। यदि कोई वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कोई विधेयक या कोई भी संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत आ गया तब क्या होगा, वह न्यायालय उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। इसी से बचने के लिए ये उपबंध किया गया और यह कर दिया गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 368 का खंड 4 कि संविधान में संशोधन करने की किसी भी तो संविधान में जो संशोधन किया गया है उसको किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 368 का खंड 5 कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वह अनिर्बंधित है, मतलब कि उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और नहीं लगाया जा सकता है। ये जो अनुच्छेद 368 खंड 4 और खंड 5 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद 368 में जो ये खंड 3 जो है वो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इतना लिखोगी तब जा करके ये होगा उपबंध। तो ये नहीं लिखोगी, बताए तो एक तो बेरक में लिखा है नहीं, वो बताओगे ना कि दो प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो विशेष बहुमत तो हो गया और विशेष बहुमत के अलावा 50% राज्य विधानमंडल का समर्थन, तो इसमें भी बताओगे ना कि कौन कौन से उपबंध है जिसके लिए विशेष बहुमत के अलावा 50% राज्य विधानमंडल के का समर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी तो बताना पड़ेगा। तो कौन से उपबंध है, ये 7 उपबंध है, इसमें इसको लिखना पड़ेगा। ठीक। अब इसके संबंध में क्या दिखना है, हमें केसेस दिखने हैं। ठीक है। जब केसेस पढ़ोगी तब और अच्छे से